नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं क्या है इस घंटे की सुर्खियां। कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई आज सभी दलों की बैठक। सरकार बैठक में सत्र के दौरान विधायी एजेंडे की देगी जानकारी। साथ ही सभी दलों से सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर होगा विचार। देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान तेजी से जारी। टीकाकरण का आंकड़ा 40 करोड़ 44 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 38,079 नए मामले दर्ज। रिकवरी दर हुई 97.31%। मिजोरम और मणिपुर में आज से लगा लॉकडाउन। यूरोप में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 160 के पार। पश्चिमी जर्मनी में हुई बाढ़ से सबसे अधिक तबाही। आपातकालीन सेवाएं मलबा हटाने में जुटी। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारतीय एथलीट्स के पहले जत्थे को केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया रवाना। कुश्ती, बॉक्सिंग और शूटिंग सहित रेसलिंग और तीरंदाजी से है पदक की उम्मीद। 126 एथलीट्स कर रहे हैं शिरकत। अब तक का सबसे बड़ा भारतीय खिलाड़ियों का दल। और भारत और श्रीलंका के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज। शिखर धवन की अगुवाई में युवा खिलाड़ी उतरेंगे मैदान पर। और आइए खबरों को अब विस्तार से देखते हैं। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने आज सभी दलों की बैठक बुलाई है, जिसमें सत्र के दौरान सरकार अपने विधायी एजेंडे की जानकारी देगी। इसके साथ ही सभी दलों से संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर सहयोग भी मांगा जाएगा। दोपहर बाद 4 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सभी दलों के सदन के नेताओं की बैठक बुलाई है। बीजेपी और एनडीए नेताओं की भी संसद सत्र की रणनीति तय करने को लेकर आज अहम बैठक है। कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 19 बैठकें प्रस्तावित हैं। कोविड-19 के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश के पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 38,079 नए मामले सामने आए हैं। ये लगातार 26वां दिन रहा जब दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.91% दर्ज की गई, जबकि 43,916 मरीज ठीक हुए। रिकवरी दर बढ़कर 97.31% हो चुकी है। संतोषजनक है कि साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% से कम बनी हुई है और 2.10% दर्ज की गई है। देश में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 40 करोड़ 44 लाख के पार हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 46,38,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। देश में व्यापक टीकाकरण का नया चरण पिछले महीने की 21 तारीख से शुरू हुआ था। इसके तहत कल 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 21,18,000 लोगों को पहली डोज और 2,33,000 से अधिक लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। देश के 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 12 करोड़ 40 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज और 48,50,000 से अधिक को दूसरी डोज लगाई गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित 8 राज्यों में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 50 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में आज से 10 दिनों का पूर्ण कर्फ्यू लागू हो गया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की थी। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी संस्थान बंद रहेंगे।
टीकाकरण और कोरोना जांच के अलावा लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। इससे पहले राज्य सरकार ने सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाकर शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया था। मिजोरम में भी आज से 24 जुलाई मध्य रात्रि तक के लिए सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। 7 दिन का यह पूर्ण लॉकडाउन आइजॉल नगर निगम इलाके में लागू होगा। पूर्ण लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार के कार्यालय और निजी कंपनियों को बंद रखा जाएगा और केवल आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। बैंक और डाकघर न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति के साथ खुलेंगे। बाजार बंद रहेंगे। पूजा स्थल, शिक्षा संस्थान, सार्वजनिक उद्यान, पिकनिक स्थल, थिएटर, जिम्नेजियम, सामुदायिक भवन, रेस्तरां, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और मॉल्स भी बंद रहेंगे। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड TDO से। जालिम लोशन। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। और ब्रेक के बाद अब नजर डालते हैं क्या कुछ खास है DD प्रीमियर्स में। नमस्कार, DD प्रीमियर्स देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित किए जाने वाले शानदार कार्यक्रमों की। तो शुरुआत करते हैं धारावाहिक चमोरी ओम्पा एक प्रेम कथा के साथ और देखते हैं कि आज क्या कुछ खास रहेगा इस धारावाहिक में। रिसा ने तो तुमको बता दिया होगा ना कल के रिश्ते के बारे में। अरे बेटा, लड़का एकदम राजकुमार जैसा है। दादी, अभी मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। तो देखते रहिए धारावाहिक चमोरी ओम्पा एक प्रेम कथा हर शनिवार और रविवार रात 10 बजे DD नेशनल पर। बात करेंगे धारावाहिक मुझे मैरी कॉम बनना है कि इस धारावाहिक में आज आप देखेंगे कि गौरी नैन्सी को बताती है कि कॉक्सी एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए आ रही है। इधर आरुल की मां कॉक्सी की तारीफ करती है और कहती है कि कम उम्र में ही कॉक्सी काफी समझदार हो गई है। वो यहाँ ट्रेनिंग के लिए आ रही है, उसकी मम्मी ने परमिशन दे दी। तो बता रही थी अपोज कर रही है। मेरी बेटी कक्सी का फेस डैमेज हो गया तो कौन करेगा डैमेज फेस वाली कक्सी से मैरिज। पर कक्सी छोटी सी उम्र में कितनी समझदारी की बातें करती है। लतिका, समझदारी उम्र के साथ नहीं आती है, जिंदगी को नजदीक से देखने में आती है। तो आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए धारावाहिक मुझे मैरी कॉम बनना है हर शनिवार और रविवार शाम 6 बजे DD नेशनल पर। और धारावाहिक तेजपुर जनरल स्टोर में आज आप देखेंगे कि पारो के घर नहीं पहुंचने से उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। इधर आकाश पारो के पिता से कहता है कि पारो नीरव के कब्जे में है और नीरव ने उसे कैद कर रखा है। मेरी बात का यकीन कीजिए सर, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए, पारो उसी नीरव के कब्जे में है। क्या? पारो का फोन नहीं लग रहा काका। आकाश सही कह रहा है। तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से सब होने दूंगी? हाँ? इसे कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तो पारो नीरव की कैद से आखिर कैसे छूटेगी, जानने के लिए देखिए तेजपुर जनरल स्टोर हर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे DD नेशनल पर। और धारावाहिक द हिडन किचन ऑफ नॉर्थ ईस्ट के आज के एपिसोड में जानेंगे कि शिलोंग स्थित मातेलांग पार्क की आखिर क्या है खासियत और साथ ही साथ वहां की पारंपरिक एक डिश बनाने का तरीका भी सीखेंगे। और उन्हीं में से एक है मातेलांग अम्यूजमेंट पार्क, जो कि है अपर शिलोंग में, विच इज सराउंडेड बाय लश ग्रीनरी एंड पिक्चरस्क लैंडस्केप। तो देखते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम द हिडन किचन ऑफ नॉर्थ ईस्ट हर शनिवार और रविवार रात 10:30 बजे DD नेशनल पर।
तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित किए जाने वाले इन शानदार कार्यक्रमों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो ये थी बात डीडी प्रीमियर्स की, और बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है? हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड पीडीओ से। जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। यूरोप में विनाशकारी बाढ़ से कम 165 लोगों की जान चली गई है। बाढ़ से ज्यादातर तबाही पश्चिमी जर्मनी में हुई है, जहां आपातकालीन सेवाएं अभी भी मलबा हटाने में जुटी हुई हैं। रीनलैंड पैलेटिनेट के गृह मंत्री रॉजर लेवेंट्स ने मीडिया को बताया कि आपातकालीन सेवाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों की तलाशी से मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। अब तक देश भर में 130 लोगों की मृत्यु हुई है। उत्तर राइन वेस्टफेलिया के एवरफॉस्टेड्स शहर में बाढ़ से हुए भूस्खलन में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। क्षेत्रीय अधिकारियों ने कहा कि चांसलर एंजेला मर्कल कल बाढ़ से प्रभावित पश्चिमी जर्मनी का दौरा करेंगी। पड़ोसी देश बेल्जियम में सरकार ने 20 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की है। पहले खबरों में मृतकों की संख्या 23 बताई गई थी। बिजली आपूर्ति बाधित होने से वहां एक इलाके में 21,000 लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू ने इसे अब तक की सबसे भयावह आपदा बताते हुए मंगलवार को राष्ट्रीय शोक घोषित किया। लग्जमबर्ग और नीदरलैंड भी भारी बारिश से प्रभावित हैं। वहां कई इलाकों में पानी भर गया है। maastricht शहर में हजारों लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। जर्मन एसोसिएशन ऑफ टाउन्स एंड म्यूनिसिपैलिटी के प्रमुख गेर्ड लेड्सबर्ग ने कहा कि अरबों यूरो के नुकसान होने का अनुमान है। बेल्जियम में 10 में से 4 प्रांतों में बचाव कार्य और लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना को लगाया गया है। स्विट्जरलैंड में रात भर भारी बारिश के बाद झीलें और नदियां उफान पर हैं। विशेषकर ल्यूसने और लेक न्यूसन का पानी शहर में पहुंच गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार पश्चिमी यूरोप के कुछ हिस्सों में 2 दिनों में ही इतनी ज्यादा बारिश हुई है जितनी 2 महीने में होती है। हालांकि कल बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ और जल स्तर में कमी आई है। नई दिल्ली से टोक्यो ओलंपिक के लिए भेजे जाने वाले भारतीय एथलीट्स, कोचेज और सहयोगी स्टाफ का पहला जत्था शनिवार रात टोक्यो के लिए रवाना हो गया है। पहले जाने वाले दल में तीरंदाजी, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जूडो, जिम्नास्टिक और भारोत्तोलन दल के कुल 88 लोग शामिल थे। दल में 54 एथलीट्स शामिल हैं। इस बार रिकॉर्ड कुल 127 भारतीय एथलीट्स ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, जो 2016 के रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले 117 से 10 एथलीट ज्यादा है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एथलीटों को औपचारिक विदाई दी गई। उनके साथ युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी मौजूद थे। केंद्रीय खेल मंत्री ने जय हिंद का घोष करके एथलीट्स का मनोबल बढ़ाया। इस मौके पर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा भी शामिल थे। उन्होंने एथलीट्स को संबोधित करते हुए कहा कि बिना किसी दबाव के टोक्यो में प्रदर्शन करें, अच्छा परिणाम जरूर आएगा। और खबर क्रिकेट के मैदान से। भारत और श्रीलंका के बीच आज से 3 वनडे सीरीज शुरू हो रही है। इस सीरीज के लिए शिखर धवन को टीम इंडिया की कप्तानी सौंपी गई है। भारतीय टीम में भले ही कई स्टार खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन उसके युवा खिलाड़ी T20 विश्व कप टीम में जगह बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने को बेताब हैं। श्रीलंकाई टीम में कोरोना के कुछ मामले आने के बाद ये सीरीज
5 दिन देर से शुरू हो रही है। सीरीज में 3 वनडे मैचेस और इतने ही T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेले जाएंगे। भारतीय टीम में पृथ्वी शॉ, धवन, हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार की ही अंतिम एकादश में जगह पक्की लग रही है। अन्य स्थानों के लिए हालांकि 1 से अधिक दावेदार हैं। दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम की कमान दाशुन सनाका के हाथों में है। ब्रिटेन दौरे पर बायो बबल का उल्लंघन के कारण कुशल मेंडिस और निरोशन डिकवेला पर निलंबन लगा हुआ है, जबकि पूर्व कप्तान कुशल परेरा के चोटिल होने के कारण वो उपलब्ध नहीं है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।